खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। निकाय चुनाव की गरमाई गतिविधियों के बीच भाजपा प्रभारी ने बनाई रणनीति, वहीं निर्वाचन विभाग ने भी कसी कमर। धारदार हथियार से हमला कर दंपति को किया घायल, थानागाजी क्षेत्र में हुई वारदात। वहीं कोटकासी में आपसी विवाद में युवक को चाकुओं से गोदा। ट्रेन के आगे कूदकर विवाहिता ने दी जान, जटियाना गांव के पास मिली लाश। और कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा, जैन अल्फा से डरकर सरकारी स्कूलों में रोका बाहरी प्रवेश। प्रदेश सरकार पर खामियों की पोल खुलने से आशंकित होकर पाबंदी के लगाए आरोप। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। निकाय चुनावों में अधिक समय शेष नहीं रहा है और प्रमुख दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके अलावा निर्वाचन विभाग भी तैयारियों को अंजाम दे रहा है। उधर भाजपा जिला कार्यालय पर जयपुर के पूर्व सांसद एवं अलवर प्रभारी रामचरण बोहरा एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। साथ ही चुनाव को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बोहरा ने बताया कि चुनाव के लिए भाजपा पूरी तरह तैयार है। वहीं रायशुमारी के बाद जिताऊ और टिकाऊ को ही टिकट दिए जाएंगे। निकाय चुनाव को लेकर आज यहाँ पर अलवर निगम के सहयोगी के नाते मुझे यहाँ पर भेजा है पार्टी ने। हम सब मिलकर नगर निगम बनाएंगे और पूरे राजस्थान में कमल खिलाएंगे। सर, यहाँ नगर निगम और 11 नगर निकाय हैं, टोटल 12 हैं, तो 12 के 12 जिताने के लिए किस तरह टिकटों का वितरण होगा, क्या रणनीति रहेगी? अब आज मैं आया हूँ, सबसे विचार विमर्श करेंगे किस तरह की रणनीति बनती है। वो एक पार्टी का अंदरूनी मामला है। वहीं जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि अलवर नगर निगम सहित 11 अन्य निकायों में भाजपा जीत हासिल करेगी। प्रत्याशियों के सर्वे के लिए प्रभारी लगाए हुए हैं और उनकी रिपोर्ट के आधार पर टिकट दिए जाएंगे। उधर जिला महामंत्री ऋषिराज शर्मा के अनुसार प्रभारी रामचरण बोहरा ने चुनाव संचालन समिति और कोर समिति की बैठक ली है। इसके अलावा भाजपा के टिकट लेने के लिए कार्यकर्ताओं में होड़ मची है। शर्मा ने कहा कि अलवर में सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव और शहर विधायक और मंत्री संजय शर्मा ने ऐतिहासिक विकास कार्य किए हैं। ऐसे में भाजपा के प्रत्याशी को लाभ मिलेगा। साथ ही संगठन की दृष्टि से भाजपा मजबूत है। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी, आचार संहिता लग गई, हमने वार्डों के प्रभारी बना दिए और चुनाव प्रबंधन समिति बना दी है, कोर कमेटी हमने बना दी है। हम जो वार्डों के प्रभारी हैं वो अब सर्वे करने के लिए वार्डों में जाएंगे और सर्वे करके जो मजबूत कार्यकर्ता, जितना वो कार्यकर्ता होगा, उनके सर्वे करके 3-3 नाम वो लेकर के आएंगे। उसके बाद में हमारे जो संयोजक हैं या हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से वो सारे फॉर्म हमारे या सर्वे की जो रिपोर्ट है वो सारी रिपोर्ट हमारे पास हम कोर कमेटी में रखेंगे। कोर कमेटी में रखने के बाद में सामूहिक निर्णय हमारे शीर्ष नेतृत्व है और हमारे जो उनके द्वारा जो नाम तय होंगे, बैठ करके सब सामूहिक निर्णय करके नाम तय होने के बाद में कैंडिडेट घोषणा। तो सर, इसमें सर्वे की रिपोर्ट महत्वपूर्ण रहेगी? हाँ, सर्वे की रिपोर्ट बिल्कुल महत्वपूर्ण रहेगी। संगठन पूरी तरह तैयार है सर चुनाव के लिए? संगठन पूरी तरह तैयार है। हम तो हमेशा जनता के बीच में ही रहते हैं और जनहित के काम कराते ही रहते हैं, तो हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता सक्रिय रहता है और हमेशा तैयार रहता है। तो जो कस्बों में जो आपकी नगर पालिका है उनमें भी यही प्रक्रिया रहेगी, कुछ अलग है? बिल्कुल वही प्रक्रिया है और 11 नगर पालिका और 1 नगर निगम, 12 हम बहुमत से जीतेंगे और हमारा बोर्ड बनेगा। सर, जिस तरह से चुनाव की तैयारी है, आचार संहिता लग चुकी है, नगर निगम सहित अन्य नगर निकाय हैं, नगर पालिकाएँ हैं, 2 चरणों में चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी से लोग ज़्यादा टिकट चाहते हैं, डबल इंजन की सरकार है, संगठन मजबूत है। टिकट को लेकर क्या तैयारी है, किस आधार पर टिकट दिए जाएंगे, कब से आवेदन लिए जाएंगे, कब से टिकट दिए जाएंगे, क्या रणनीति है?
राजस्थान राज्य में नगर निकाय चुनावों की सुगबुगाहट शुरू हो गई है और नगर निकाय के चुनावों के लिए घोषणा हो गई है। 27 तारीख को इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। आचार संहिता प्रारंभ हो गई है। इस पूरे तारतम्य में अलवर नगर निगम में भी चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कि 24 घंटे 7 दिन जनता के कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए कार्य करती रहती है, ऐसी भारतीय जनता पर, जैसा आपने शुरू में कहा कि कार्यकर्ताओं में और लोगों में उत्साह है कि वो भाजपा का टिकट चाह रहे हैं, इसी से प्रमाणित होता है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी भाई साहब के द्वारा और हमारे अलवर शहर के विधायक श्री संजय शर्मा जी के द्वारा शहर में अनेक कार्य कराए गए हैं। साथ ही साथ जिले में भी माननीय भूपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में अनेक कार्य किए जा रहे हैं, जिससे विकास, चहुमुखी विकास हो रहा है। रही बात इसकी कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से चुनाव में लग रही है, तो भाजपा कभी चुनावों को लेकर कार्य नहीं करती है। भाजपा हमेशा देश हित को ध्यान में रखते हुए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए ही, जैसा कि कल चुनाव हो जाए तो भी तत्पर ही रहती है। हमारा हर कार्यकर्ता हमेशा देश सेवा में लगता है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अभी हमारे प्रदेश से हमारे अलवर नगर निकाय चुनाव के लिए प्रभारी आदरणीय श्री रामचरण जी बोराव जी को नियुक्त किया गया है, जो कि पूर्व में जयपुर से सांसद रहे हैं। उन्हें निकाय का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। वे आएंगे, बैठक लेंगे। भाजपा ने हर वार्डों में प्रभारी नियुक्त किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोर कमेटी बनाई जा रही है। पार्टी चुनाव संचालन समिति भी बना रही है। प्रत्येक वार्ड में भाजपा से जुड़े हुए लोग और सामान्य जन भी भाजपा को वोट देने के लिए आतुर है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आने वाले निकाय चुनावों में नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाएगी और भाजपा का ही मेयर बनेगा। सर, दो बात सामने आ रही है। एक तो ये बात आ रही है कि जो सामान्य वार्ड पर सामान्य व्यक्ति को टिकट दिया जाए, जैसी मांग आ रही है। दूसरी बात ये है कि टिकट का आधार क्या रखा है आपने? टिकट का आधार है भारतीय जनता पार्टी का विश्वसनीय कार्यकर्ता। टिकट का आधार है जनता की सेवा करने वाला व्यक्ति। टिकट का आधार है जनता के विश्वास पर खरा उतरने वाला कार्यकर्ता, वो हमारे उम्मीदवार होगा। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता ये क्षमता रखता है कि वो वार्ड में जाकर माननीय मोदी जी के नाम पर, माननीय भजन लाल जी के नाम पर, माननीय भूपेंद्र यादव जी के नाम पर, माननीय संजय शर्मा जी के नाम पर जाकर वोट मांग सकता है, वोट उठा सकता है और चुनाव में जीत दर्ज कर सकता है। भाजपा अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को चुनाव में टिकट देगी। रही बात आपने ये कि जो आरक्षित वर्ग के नए होकर जो सामान्य वर्ग के लिए हैं, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी यह कहा है कि सामान्य वर्ग के लिए जो वार्ड रहेंगे उनमें सामान्य वर्ग को ही टिकट दिया जाएगा। ऐसी गाइडलाइन हमारे पास में आई है। और चूंकि सामान्य वर्ग के साथ साथ अनुसूचित जातियों में, अनुसूचित जनजाति वर्गों में और अन्य पिछड़े वर्ग में भी भाजपा का बहुत आधार है, इसलिए सभी प्रकार के वार्डों में, सभी वर्गों में जहां जहां जिस प्रकार का आरक्षण चुनाव आयोग के द्वारा निकाला गया है, लॉटरी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी वहां वहां उसी प्रकार का सशक्त उम्मीदवार खड़ा करेगी और भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा। और वहीं जिला उपाध्यक्ष मूलचंद डीगवाल के अनुसार अलवर जिले में निकाय चुनाव में भाजपा शानदार प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलवर दौरे के बाद अलवर के कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ा है। डबल इंजन सरकार के बाद अब गांव और शहर में भी भाजपा की सरकार बनेगी, साथ ही विकास की गति को बल मिलेगा। तो जिस तरह से राजस्थान में नगर निकाय के चुनाव शुरू हो गए हैं, आवेदन लिए जा रहे हैं, आप पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष, किस तरह का माहौल है? पूरे जिले की बात की जाए तो अलवर नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी भी नगर पालिकाएं हैं, पूरे जिले में आप घूमते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, क्या स्थिति है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी राजस्थान और सेंटर में हमारी डबल इंजन की सरकार है और देश का नौजवान, किसान, युवा और सभी वर्ग के लोग चाहते हैं कि नगर निकाय, नगर परिषद और नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, जिससे विकास को, जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि गांव गली घर से लेकर पूरे देश का विकास हो, इसके लिए सभी लोग, पार्टी के कार्यकर्ता और छत्तीस बिरादरी तैयार है कि अब की बार नगर निकाय, नगर पालिका और नगर परिषद में भारतीय जनता
पार्टी की सरकार अवश्य होगी। सर, पंचायत के चुनाव भी होने हैं, किस तरह का ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत दिख रहा है, विशेषकर गाँव में जो जिला परिषद और प्रधानों के चुनाव के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा राष्ट्र प्रथम को लेकर चलती है पार्टी, और सारे लोग जो देश से राष्ट्र प्रेम करते हैं उनको पता है कि पार्टी का उद्देश्य सिर्फ देश को आगे पहुंचाना, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का जो विजन है कि इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, उन सब की बातों को देखते हुए सारे लोग तैयार हैं। इस देश में पूर्ण ग्राम पंचायत से लेकर नगर परिषद, नगर निगम और नगर चुनाव भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए तैयार है। इस बार जिला प्रमुख भाजपा का बनेगा? 100% जिला प्रमुख भाजपा का बन रहा है। सभी नगर निगम है, उनमें सारे चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के बन रहे हैं। और अलवर की बात करूं तो अलवर में सभी जगह भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से चुनाव जीत रही है। इतने आप आश्वस्त हैं, इतने आप मजबूत होकर कह रहे पार्टी जीतेगी, क्या कारण है? नहीं, जो काम किया है देश के लिए किया है, गांव गरीब के लिए काम किया है। जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने पानी के क्षेत्र में जल जीवन मिशन योजना चला के, खाद्यान्न सुरक्षा चला के, युवाओं को जिस तरह राजस्थान सरकार ने रोजगार देने का काम किया, उन सब बातों से निश्चित तौर से हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और इस राजस्थान के लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और ट्रिपल इंजन की सरकार जब बन जाएगी तो विकास में कोई कमी नहीं रहेगी। आप सब संगठन में जिला उपाध्यक्ष, संगठन कितना मजबूत है बीजेपी? संगठन अगर मैं पूरे देश की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी जैसा मजबूत संगठन किसी पार्टी के पास नहीं है। अलवर जिला में सभी लोग पार्टी के जो संगठन में जुड़े हुए लोग हैं वो बहुत ईमानदारी से और ताकत से क्षेत्रीय जनता की सेवा कर रहे हैं। कुल मिलाकर प्रदेश सरकार का करीब 3.25 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद हो रहे निकाय चुनाव में सफलता के लिए सत्तारूढ़ दल पूरी मशक्कत कर रहा है। कांग्रेस में भी प्रत्याशी चयन की सरगर्मियां तेज हैं। वहीं सत्ता में होने के नाते वार्ड पार्षद के लिए भाजपा में टिकट की होड़ अधिक देखी जा रही है। और वहीं निर्वाचन विभाग के स्तर पर निकाय चुनाव की तैयारियां जारी हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने मिनी सचिवालय के कलेक्ट्रेट सभागार में निर्वाचन प्रकोष्ठ प्रभारी अधिकारियों एवं सहायक प्रभारी अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए कि निर्वाचन संबंधी कार्यों की व्यवस्था समयबद्ध रूप से हो और राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की पूरी पालना करवाई जाए। उन्होंने चुनाव को निष्पक्ष, स्वतंत्र, भयमुक्त और पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने की हिदायत दी है। 9 सितंबर को प्रथम चरण में नगर निगम अलवर, नगर पालिका रामगढ़, नौगांवा, मालाखेड़ा एवं बहादुरपुर के लिए मतदान संपन्न होगा। इसी प्रकार 11 सितंबर को द्वितीय चरण में नगर पालिका कठूमर, खेड़ली, थानागाजी, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, गोविंदगढ़, रामबास एवं बड़ौदा मेव के लिए मतदान करवाया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आचार संहिता के प्रावधानों की कड़ाई से पालना करवाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी योगेश डागर, जिला परिषद के सीईओ यश चौधरी, एडीएम द्वितीय बीना महावर, एडीएम शहर अंबालाल मीणा, एसडीएम माधव भारद्वाज और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय दीपक कुमार आदि मौजूद रहे। अलवर के थानागाजी क्षेत्र में खेत पर काम कर रहे दंपति पर जानलेवा हमला कर दिया गया। घटना 20 अगस्त को दोपहर करीब 3 बजे गुढ़ा किशोरी क्षेत्र में हुई। पुलिस को दी रिपोर्ट में राहुल सैनी ने बताया कि उसके पिता सुरेश चंद सैनी और मां कृपा देवी खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान हमलावरों ने उनकी मां पर धारदार हथियार से हमला किया और गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया। आरोप है कि हमलावरों ने उनके कपड़े भी फाड़ दिए। बचाव के लिए पहुंचे पिता सुरेश चंद के साथ भी मारपीट की गई, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई। उन्हें थानागाजी से अलवर रेफर किया गया है। दंपति का इलाज अलवर जिला अस्पताल में जारी है। पीड़ित ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है। मेरा नाम राहुल सैनी है। कहाँ के रहने वाले हो? गुढ़ा का रहने वाला हूँ, से मालू के। और मैं कुछ टाइम से थानागाजी आया हुआ था, तो घर पर मम्मी पापा थे। और क्या नाम है मम्मी पापा का? कृपा देव, मम्मी का नाम कृपा देवी, फादर का नाम है सुरेश चंद सैनी है। और मेरे ताऊ जी के लड़के ने और ताऊ जी ने पीछे से मारपीट की। क्या नाम है इनका ताऊ जी का? और ताऊ जी का नाम है शंकरलाल सैनी और उनके बेटे का नाम है मुकेश सैनी। पीछे से हाथापाई की और गले को हरकत करने की कोशिश की मेरे ताऊ जी ने, और ताऊ के लड़के दोनों किस बात को लेकर हुआ है विवाद? ये विवाद जमीन को लेकर, जमीन के विवाद में हुआ है। कितने समय से चल रहा था? ये करीब 4-5 साल से चल रहा था।
अब क्या मांग है आपकी? अब हमारी मांग ये है कि देख, या तो अपनी मांग तो ये है कि उनसे जल्द से जल्द कठोर न्याय हमारी ये है कि हम आरोपियों को कठिन से कठिन कार्रवाई की जाए। और वहीं कोटकासिम थाना क्षेत्र के चौकी गांव में आपसी कहासुनी को लेकर एक युवक पर चाकुओं से जानलेवा हमला कर दिया गया। जानकारी के अनुसार युवक कमल सिंह मेघवाल अपने घर से गांव की दुकान पर सामान लेने जा रहा था। इसी दौरान कुछ युवकों ने उसे घेर लिया और चाकुओं से हमला कर दिया। हमले में कमल के शरीर पर करीब 11 जगह चाकू के वार किए गए। इसके बाद वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और घायल कमल सिंह को उपचार के लिए कोटकासिम अस्पताल लाया गया। गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। उधर कोटकासिम थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पिताजी कमल सिंह है जी। पिताजी का क्या नाम है? सुभाष चंद्र। कहाँ के रहने वाले हैं? चौकी। अब बताइए क्या हुआ था हादसा इसके साथ? आयरन नाम का लड़का था, वो गांव से जैसे कि दुकान पे कमल सिंह सामान लेने जा रहा था तो इसको ताबड़तोड़ हमला बोल दिया चाकू से। 10-11 जगह से ऐसा चाकू बैठा दिए, ये तो बचने की भी हालत में नहीं है। कहाँ का लगी है इनके? इसके पेट में भी चाकू लगे हैं, गर्दन पे भी लगे हैं, सर में भी लगे हैं। हाँ। उसके बाद कहाँ ले गए? उसके बाद हम CHC कोटकासिम लेके गए। फिर उसके बाद उन्होंने डॉक्टरों ने रेफर कर दिया अलवर के लिए हम आए। कितनी जगह घाव हुए? घाव 11 जगह। 11 जगह मारे? हाँ जी। अलवर के जटियाना गांव के समीप शुक्रवार सुबह एक विवाहिता ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार जटियाना निवासी वारिस की 30 वर्षीय पत्नी संजीदा शुक्रवार तड़के करीब 3 बजे अचानक घर से गायब हो गई। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। बाद में गांव के समीप रेलवे ट्रैक पर महिला के ट्रेन की चपेट में आने की सूचना परिजनों को मिली। इसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने शव को राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है। मृतका के ससुर ने बताया कि संजीदा मानसिक रूप से थोड़ी कमजोर थी। वहीं घर में किसी तरह का विवाद या झगड़ा नहीं हुआ था। संजीदा के 2 छोटे बच्चे हैं और मृतका की छोटी बहन का विवाह भी उसके छोटे देवर के साथ हुआ है। फिलहाल विजय मंदिर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या नाम? वारिस। क्या हुआ था सुबह? 3 बजे से हमारे तक खुली जब ना ही 4 पाइप पे हमने देखी, पड़ोसी इनको पूछी, पड़ोसी के ना गई। हम एक पति देखा ना मिले। हम रेल फाटक को गया, भाई एक लेडीज निकली कितलू तो भाई ना निकली वन फाटक वाला कही वो भाई आज बताओ। हम घर से निकल गए, कुछ मोटर से दिमाग किए तो हम नंबर लिखवाया। हम घर आ गए, घंटा भर पीछे वो फोन हमारे पे भाई जान मानस कटो जान को जनवर कटो फोन आ गो रेल स्टेशन पे से। किसने करी सूचना? वो फाटक वाला ने नंबर लिखाया लोग। फिर हम गया हूँ तो हम बताई हूँ ढूंढा ढांडी करी ना मिली। फिर उन रेलवे कोई मानस आयो हूँ सु स्टेशन पे सु वालू बताई वो नंबर गलत बता दिया लट्ठा का। फिर आगे जा रहे घड़ी ढोल दो किसी माम ढोल फाटक पे हून मिली। पहचान करी आप? हाँ पहचान करी साहब हमने, वही है। फिर मिल गई, दिन को पड़ो खूब। जब मैंने भी कभी उठाया क्या ऐसा कदम? ना साहब वो से नोटा पर थोड़े दिमाग से मोटे दिमाग के चल दे रात देश खड़े हो रहे नहीं को। दवाई वाई भी चल रही थी? कल भी BP हाई होगी लो हो रही है। कल भी दिखाई हमने डॉक्टर गांव में। कोई बीमारी थोड़ी थी? कोई थोड़े गाने में ना कोई दिमाग से थोड़े से वैसी मोटे दिमाग में। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में हाल ही बाहरी लोगों के प्रवेश पर यह कहकर रोक लगा दी गई है कि इससे विद्यार्थियों की निजता का हनन होता है। ऐसे में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इसे तानाशाही बताया है। पदाधिकारी तेजपाल सैनी के अनुसार जंतर मंतर की घटना के बाद देश के विभिन्न क्षेत्रों में जैन अल्फा भी अपनी समस्या के समाधान के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। थानागाजी क्षेत्र में भी जैन अल्फा द्वारा नीतियों पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। सैनी के अनुसार सरकार अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के बजाय सरकारी स्कूलों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगा रही है। उद्देश्य यह है कि कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक पार्टी का सदस्य या पत्रकार छात्र छात्राओं की समस्याओं की जानकारी हासिल कर सके। उन्होंने कहा कि सरकारें शिक्षा पर अपने बजट का मात्र लगभग 2 से 3% ही खर्च करती हैं। ऐसे में सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। बहुत से स्कूलों में पेयजल, कमरों, टॉयलेट आदि का अभाव है।
इसके अलावा पुरानी धर्मशालाओं और पेड़ों के नीचे खुले मैदान में पढ़ाई कराई जाती है। कम्युनिस्ट पार्टी के अनुसार ऐसी स्थिति में छात्रों के परिजनों द्वारा निजी स्कूलों का रुख किया जा रहा है। साथ ही नामांकन में कमी आ रही है। ऐसे में सरकार को स्कूलों में प्रवेश पर रोक के आदेश जारी करने के बजाय इन परिस्थितियों को गंभीरता से समझने की सलाह दी गई है। जेएनएफ का जो आंदोलन थानागाजी के स्कूल में हुआ है, बहुत ही गंभीर बात है कि बच्चों को भी अपनी शिक्षा के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। सरकार इस जेएनएफ के आंदोलन से डर रही है और सरकार ने जो अभी आदेश जारी किए हैं कि कोई भी व्यक्ति इन स्कूलों में नहीं जा सकता, बच्चों के साथ में कोई भी वीडियो कॉलिंग नहीं कर सकता, न सरकारी स्कूलों की समस्याओं को कोई उठा सकता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार डर रही है जेएनएफ से कि ये अगर आंदोलन ज़्यादा हुआ तो हमारी स्थिति ज़्यादा खराब हो जाएगी। परंतु आज जो राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो सरकारी स्कूलों का जो भी ढांचा है वो बहुत ही खराबजनक है। हम अलवर शहर की अगर बात करें तो राजकीय प्रताप स्कूल जो है उसमें गत कई वर्षों से गंदा नाले का पानी जा रहा है, परंतु उसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है। हम पार्टी के स्तर पर भी लगातार इस समस्या को उठा रहे हैं। अलवर जिला मुख्यालय होने के कारण कलेक्टर यहीं बैठता है, एसपी यहीं बैठता है और हमारे दो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री भी है और स्टेट के मंत्री भी हैं। उनके बावजूद भी हमारी इस समस्या का समाधान नहीं उठ रहा है। यही चाहते हैं कि प्रताप स्कूल में भी जेएनएफ आंदोलन हो। भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध राज्य कर्मचारी महासंघ ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ज्ञापन भेजा है। महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं प्रबोधक संघ के प्रदेश महामंत्री संजय कौशिक ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष मेघवाहन सिंह और महामंत्री नवीन कुमार शर्मा के निर्देशन में कोटपुतली बहरोड जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्पणा गुप्ता सहित अन्य कलेक्टरों को ज्ञापन दिए गए हैं। ज्ञापन के माध्यम से कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 30,000 प्रतिमाह, ईएसआई वेतन सीमा 42,000 रुपए करने और ग्रेच्युटी सीमा 40 लाख आदि मांगे शामिल हैं। इसके अलावा अप्रैल 2022 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने और कर्मचारी कल्याण बोर्ड की स्थापना आदि का जिक्र भी ज्ञापन में है। महासंघ ने विशेष रूप से प्रबोधक संवर्ग से संबंधित एक अलग ज्ञापन भी प्रस्तुत किया है। इसमें 2008 से पूर्व अनुबंध आधारित सेवाओं को प्रबोधक सेवा में जोड़ने, वेतन विसंगति दूर करने और पदनाम परिवर्तन और नियमित पदोन्नति के अवसर की मांग की गई है। ज्ञापन जिला प्रभारी संजय कौशिक के नेतृत्व में दिया गया। साथ ही जिला संयोजक अभिमन्यु सिंह और प्रदेश कार्य समिति सदस्य भीम सिंह यादव आदि उपस्थित रहे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने शहर कमेटी कार्यालय पर बैठक आयोजित की। इस दौरान नगर निगम चुनाव को लेकर चर्चा की गई। पदाधिकारियों के अनुसार अलवर नगर निगम सहित कई निकायों में पार्टी के कैंडिडेट उतारे जाएंगे। साथ ही कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। कल पार्टी की शहर कमेटी की मीटिंग है और उसमें हम जो चुनाव जो नगर परिषद नगर निगम के हो रहे हैं और बल्कि जिले भर में जितनी भी जो नगर पालिकाएँ हैं, नगर परिषद हैं, उनके भी जो उम्मीदवार हैं उन पर हम चर्चा करेंगे कि किन किन को वहाँ से हमें चुनाव लड़ाना है, किन को बाहर से लड़ाना है। तो उस संदर्भ में पूरी चर्चाएँ होंगी और जिनके भी हमारे पास आवेदन आएंगे उन आवेदनों पर भी हम गंभीरता से विचार करेंगे और पार्टी के तरफ से हम हमारे उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे। वर्तमान स्थिति में जो भी बीजेपी के जो बोर्ड रहा है, ये पहले भी कांग्रेस का बोर्ड रहा है, इन दोनों बोर्डों में आम जनता का कोई विकास नहीं हुआ, शहर का कोई विकास नहीं हुआ। आम जनता पट्टों के लिए भटकती रही। हर दिन सफाई की व्यवस्था के लिए भी आम जनता की आवाज़ आती रही। आवारा पशुओं का है, शहर में जाम की व्यवस्था है, ये सारी शहर की प्रॉब्लम्स गंभीर समस्याएं बनी हुई है जिस पर ना प्रशासन कोई ध्यान दे रहा है और ना ही निगम के जो बोर्ड बने, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का बोर्ड बना हो, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए हम हमारी उपस्थिति दर्ज कराने का पूरा प्रयास करेंगे कि निगम में हमारी उपस्थिति दर्ज हो, हमारे साथी वहाँ जाएँ जिससे कि आम जनता के काम का शुरुआत कर सकें। तो ऐसी स्थिति में हम कल मीटिंग यहाँ आयोजित कर रहे हैं। साथ ही हमारा एक दिल्ली को जो बदलाव जरूरी है वो कार्यक्रम को लेकर के हमारा दिल्ली का प्रोग्राम भी है और हम दिल्ली में पूरे ऑल इंडिया लेवल के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सभी साथी। सैनिक शिक्षा समिति की आम सभा 23 अगस्त को सुबह 11 बजे मनुमार्ग स्थित सैनिक स्कूल में होगी। समिति अध्यक्ष जगदीश प्रसाद सैनी ने बताया कि बैठक में वर्तमान कार्यकारिणी के 1 वर्ष के कार्यकाल का लेखा जोखा और समीक्षा पेश की जाएगी। साथ ही सैनिक स्कूल की मौजूदा स्थिति और शिक्षा व्यवस्था पर विचार विमर्श होगा। वहीं समिति सदस्यों के साथ समाज के प्रमुख लोगों से विद्यालय हित से जुड़े सुझाव लिए जाएंगे।
दलित अधिकार केंद्र अलवर द्वारा मालाखेड़ा तहसील के ग्राम सुमेल में दलित महिला समूह के साथ विशेष चर्चा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों, कानूनी सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूक करना रहा। आरंभ में जिला समन्वयक शैलेश गौतम ने केंद्र के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि दलित महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति आज भी बेहद चुनौतीपूर्ण है। महिलाओं को संगठित होकर अपने अधिकारों को पहचानना होगा और शिक्षा एवं स्वरोजगार को अपनी ताकत बनाना होगा। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव शेर सिंह बौद्ध ने दलितों और महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों पर कड़ा रोष व्यक्त किया। साथ ही SC/ST अत्याचार निवारण एक्ट, पोक्सो एक्ट, SC/ST डेवलपमेंट फंड एक्ट 2022 और कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। महिला समूह की अध्यक्ष सुशीला देवी ने कहा कि सामाजिक अधिकारों के साथ साथ आर्थिक रूप से सशक्त होना बेहद जरूरी है। इस अवसर पर महिला समूह की सक्रिय सदस्य सविता, कविता, निर्मला, मीना और अनीता आदि उपस्थित रहीं। अलवर के PM श्री राजकीय नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय के पूर्व छात्रों ने अपनी मातृशाला के प्रति आत्मीयता और सामाजिक दायित्व का परिचय दिया है। इसके तहत 7 क्लासरूम्स का नवीनीकरण एवं सौंदर्यीकरण करवाकर उन्हें विद्यालय को समर्पित किया गया है। पूर्व छात्र एवं राष्ट्रपति स्काउट संयोजक अशोक आहूजा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिक्षक रहे स्वर्गीय BD गुप्ता एवं उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय प्रेमलता की स्मृति में उनके पुत्र एवं पूर्व छात्र नीलेश खंडेलवाल ने एक क्लासरूम के नवीनीकरण में सहयोग दिया। इसी प्रकार शिक्षक रहे स्वर्गीय मोतीलाल गुप्ता एवं उनकी धर्मपत्नी शांति देवी की स्मृति में उनके पुत्र एवं पूर्व छात्र डॉक्टर KC गागल सहित स्वर्गीय भागचंद जैन की स्मृति में उनके पुत्र ज्योति कुमार जैन द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। शेष 4 क्लासरूम के नवीनीकरण एवं सौंदर्यीकरण में भी अनेक लोगों ने सहयोग दिया है। प्रधानाचार्य राजेश मुखीजा और उप प्रधानाचार्य महेंद्र चौहान ने स्कूल में हुए विकास कार्यों की जानकारी प्रदान की। अलवर अनाज मंडी किसान भवन की खामियों को दूर करने की मांग उठाई गई है। युवा समाजसेवी राजेश राठी सहित किसान संघ लोक शक्ति के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौधरी, प्रभारी जयराम बैरवा और अमित जाटव आदि ने यहां दौरा किया। साथ ही समस्याएं तत्काल दूर करने की मांग उठाई। पदाधिकारियों ने कहा कि किसानों के विश्राम और खानपान आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए। अलवर के गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की 4 इकाइयों ने राष्ट्रीय सद्भावना दिवस मनाया। प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर सत्यभान यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जीवन एवं उनके महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में छात्राओं को जानकारी दी। साथ ही याद दिलाते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को जाति, धर्म, नस्ल एवं अन्य सभी प्रकार के भेदभाव से दूर रहकर एकता, अखंडता और सद्भावना के लिए कार्य करना चाहिए। इस अवसर पर NSS की 4 इकाइयों के कार्यक्रम अधिकारी और बड़ी संख्या में संकाय सदस्य उपस्थित रहे। ग्राम बुर्जा के गंगा मंदिर में पंचमुखी महादेव जी सहस्त्र धारा का आयोजन किया गया। इस दौरान आयोजक लीलू प्रधान और अन्य श्रद्धालु उपस्थित रहे। प्रधान ने बताया कि वे कावड़ लेने गए थे और इस उपलक्ष्य में सहस्त्र धारा का आयोजन किया गया है। इस मौके पर हवन हुआ, साथ ही प्रसाद वितरण किया गया। हर हर महादेव। आज बुर्जा ग्राम, यहाँ पर आज बाबा भोलेनाथ का श्रीमान विष्णु प्रधान जी, जिनके पुत्र विशाल प्रधान, उनके समस्त परिवार सहकुटुंब के साथ आज भगवान भोलेनाथ का सहस्त्र धारा का आयोजन किया गया। इस शुभ अवसर पर भगवान भोलेनाथ को खीर और मालपुए का भोग लगाया गया। विशाल प्रधान जी, जिन्हें गांव में लीलू प्रधान के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने भगवान भोलेनाथ की हरिद्वार से कावड़ लाकर भगवान भोलेनाथ को अर्पण की और इस शुभ अवसर पर समस्त परिवार सहकुटुंब के द्वारा समस्त सकुशल भगवान शंकर का अभिषेक, नाना प्रकार के रसों के माध्यम से भगवान भोलेनाथ को सहस्त्र छिद्र के कलश के द्वारा अभिषेक किया गया। साथ ही सभी ने भगवान का हर्षोल्लास के साथ भजन कीर्तन आदि करते हुए इस उत्सव को मनाया। इसके दूसरे दिन 21 अगस्त को वैदिक मंत्रोच्चार एवं विधि विधान के साथ शिव परिवार की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। कार्यक्रम का आयोजन पंडित महेश चंद्र शास्त्री के सानिध्य में किया गया। इसके बाद कन्या पूजन एवं कन्या भोज का आयोजन हुआ। साथ ही सभी को प्रसाद वितरित किया गया। यह धार्मिक आयोजन डीन डॉक्टर OP लखवानी के दिशा निर्देशन में संपन्न हुआ।
समारोह के दौरान पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष रमेश चंद चौथानी, गोपाल दास लेखवानी, परमानंद लेखवानी, अनिरुद्धाचार्य महाराज आदि मौजूद रहे। इस दौरान हर हर महादेव और जय शिव शंभू के जयकारे गूंजते रहे। भारत विकास परिषद द्वारा शुक्रवार को अलवर के राजेंद्र नगर स्थित आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम, सह शैक्षणिक गतिविधियों और विद्यालय के विकास में भागीदारी के लिए विद्यार्थियों सहित शिक्षकों का अभिनंदन हुआ। प्रधानाचार्य दिलीप कुमार सैनी के अनुसार 12वीं के छात्र कृष्णा, 10वीं के छात्र उमेश सैनी और 9वीं के छात्र तनिष्क कुमार एवं भावेश का सम्मान हुआ है। साथ ही प्रधानाचार्य दिलीप कुमार सैनी सहित आचार्य समीक्षा खंडेलवाल, ज्योति शर्मा और सुनीता अवस्थी को प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह के अलावा भारत को जानो पुस्तक भेंट की गई। वहीं भारत विकास परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष सुनील कुमार ने इस दौरान बताया कि यह संगठन सेवा के क्षेत्र में कार्य करने के साथ संस्कारों का बीजारोपण करता है। इसके अलावा सुमन ने विकसित भारत के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने पर बल दिया। इस मौके पर नशा नहीं करने की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम का संचालन जुगल किशोर सैनी ने किया। श्रावण मास के उपलक्ष्य में नया रूपबास के शिव शिवालय में श्री शिव महापुराण कथा जारी है। स्वामी कमलदास बापू ने शुक्रवार को नारायण जन्म की कथा सुनाकर उपस्थित भक्तों को भाव विभोर कर दिया। आयोजन से जुड़ी ज्ञानवती देवी मिश्रा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कथा सुनने वालों में सैकड़ों की संख्या में महिला श्रद्धालु शामिल थी। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL टीवी। श्री श्याम श्रृंगार केंद्र, भोला तस्वीर वाला, बजाजा बाजार, जैन मंदिर के नीचे, अलवर। हमारे यहाँ उपलब्ध है सभी प्रकार की पोशाकें, स्टोन पोशाक, गुजराती पोशाक, स्टोन की माला और बांसुरी हमारे यहाँ कुशल कारीगरों द्वारा तैयार किए जाते हैं। आप सेवा का मौका अवश्य दें। श्री श्याम श्रृंगार केंद्र, भोला तस्वीर वाला, बजाजा बाजार, जैन मंदिर के नीचे, अलवर। संपर्क के लिए भोला तस्वीर वाला मोबाइल नंबर है 9251507196। कुणाल मोबाइल नंबर है 8955909829। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मालाखेड़ा को ग्राम पंचायत से नगरपालिका का दर्जा प्राप्त होने के बाद पहली बार वार्ड पार्षद के चुनाव हो रहे हैं। प्रबुद्ध वर्ग द्वारा जाति पाति एवं धर्म से ऊपर उठकर अच्छे व्यक्ति को वोट देने की अपील की जा रही है। उनका कहना है कि यहाँ प्रशासक लगने के बाद मालाखेड़ा की दशा और दिशा दोनों ही बिगड़ गई। पूरे कस्बे में नालों की सफाई नहीं करवाई गई है। इसके अलावा आवासीय क्षेत्रों में नियमित रूप से साफ सफाई नहीं होती है। इसके अलावा गंदगी जनित बीमारियां फैल रही हैं। इसके अलावा कच्चे रास्तों के चलते इंटरलॉकिंग की जरूरत बनी हुई है। साथ ही पेयजल की भी समस्या है। गौरतलब है कि मालाखेड़ा नगर पालिका में 20 वार्ड हैं और इस बार ST ओपन वर्ग के लिए अध्यक्ष की सीट आरक्षित है। स्थानीय लोगों ने सफाई, पानी और सड़क आदि की समस्या सामने रखी। आपका धन्यवाद स्थान है, पाइपलाइन बिछाई थी, सड़क टूटी पड़ी है, इसकी मरम्मत भी नहीं हुई है, क्या कहना है आपका? वार्ड नंबर 20 में कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। यहाँ नालों की सफाई नहीं हो रही। यहाँ पानी इतना भर जाता है बारिश में, घरों में 2-2 फुट पानी अंदर हो जाता है। उसका प्रशासक को बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। कई बार बताया भी गया है प्रशासक को,
उसमें किया है। तो इसलिए ऐसे आदमी को लाएंगे जो विकास करे, स्वच्छ भारत को अग्रसर रखे, इसको स्वच्छता में ध्यान रखे और इसका निपुण कार्य कराए। ऐसे व्यक्ति को वोट, ऐसे व्यक्ति को चुनना है। नाम लक्ष्मीचंद। पालिका का कौन सा वार्ड है, इसमें गंदगी हो रही है, पानी निकासी की भी सही व्यवस्था नहीं है, क्या कहना है? ये वार्ड नंबर 13, 16 और 15 3 वार्ड मिक्स है इसमें। हाँ। और सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है इसमें। पानी की क्या व्यवस्था है? पानी तो कभी आता है और कभी नहीं आता है। नगर पालिका बनी है उसके बाद में क्या व्यवस्था है यहाँ? नगर पालिका बनी उसके साल भर तक तो व्यवस्था सही चली, अब जब से अधिकारी है कोई व्यवस्था नहीं। वार्ड नंबर 17, वार्ड नंबर 18 में पानी की समस्या है यहाँ, और ये नाला भरा है पूरा, और यहाँ तक पानी जा रही है, साफ सफाई कुछ नहीं है। जो ये रोड बना था उन पाइपलाइन बिछी थी, न तो इसमें सड़क बड़ी न कुछ बड़ी, केवल माटी वाटी बिछा कर टाइम पास कर दिया। सड़क पे गहरे गड्ढे हैं और थोड़े यहाँ मोटरसाइकिल वाले गिर जाते हैं और कोई पड़ भी जाता है। तो कैसे व्यक्ति को वोट देंगे आप? वोट देंगे अच्छा आदमी को जो गाँव की सुरक्षा करे। क्या नाम है? मेरा नाम हरिओम करम शर्मा। और वहीं मालाखेड़ा कस्बे में नियमित सफाई नहीं होने के कारण मौसमी बीमारियां तेजी से पैर पसार रही हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में वायरल और मौसमी बीमारी का प्रकोप भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगरपालिका के सफाई कर्मियों द्वारा 20 वार्डों में नियमित सफाई नहीं की जा रही। गली मोहल्लों में कचरा और गंदगी जमा होने से मच्छर और बीमारियां बढ़ रही हैं। इसका असर राजकीय अस्पताल पर भी दिखाई दे रहा है। यहाँ इलाज के लिए पहुंच रहे मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। वार्ड नंबर 20 मिक्स है। हाँ। और इस वार्ड की हालत ऐसी है, सड़कें टूटी पड़ी है, पानी की व्यवस्था नाकामयाब है। अब हम ऐसे मतदाता चुनेंगे जो इस कार्य को कर सके। जाति पाति पार्टी का तो नहीं रहेगा वार्ड में? जाति पाति का कोई वही नहीं रहेगा। जाति पाति से अलग हटके वोट मतदान करेंगे। अच्छे व्यक्ति को चुनेंगे और जो विकास कर सके वार्ड का। लक्ष्मणगढ़ खंड क्षेत्र के ग्राम सारंगपुरी में ग्रामवासियों के सहयोग से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन आरंभ हुआ है। शुक्रवार सुबह विधिवत रूप से भोमिया जी के स्थान पर पंडित नवीन कुमार शर्मा ने कलश यात्रा से पहले विधिवत पूजन कराया। इसके बाद भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान डीजे के साथ महिलाएं नृत्य करते हुए शामिल हुई। ग्राम रायबका में बन रहे राजकीय पशु चिकित्सालय के निर्माण में घटिया सामग्री उपयोग करने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। इसे लेकर अलवर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन के अनुसार निर्माण कार्य में निम्न स्तर की सामग्री लगाई जा रही है। ऐसे में भवन की मजबूती और सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। यह निर्माण कार्य कृषि विपणन बोर्ड की देखरेख में हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि भविष्य में इस घटिया निर्माण से कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि निर्माण कार्य की तुरंत जांच कराई जाए। साथ ही अनियमितता पाए जाने पर संबंधित ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई गई है। ज्ञापन देने वालों में खुशाल खान, सहरून खान, आलम खान और आकिम खान शामिल थे। देखिए ये जो छज्जा देख बिल्कुल कच्चा है, जो अभी बिल्कुल हाथ से लातों से झड़ा दिया है, बिल्कुल झड़ गया है। देखो लो क्वालिटी की थर्ड क्लास की नहीं है, थर्ड क्लास की ग्रेवल है, थर्ड क्लास का काम हो रहा है। काम वाले इससे नाराज है, ये ठेकेदार कर रहा है बदतमीजी। इसको 2-3 बार हम समझा भी चुके हैं, भाई अच्छा माल लगाओ, बढ़िया माल लगाओ। ये नहीं सुन रहा है किसी के भी। कैसी ईंट लगा रहा है? बोलते हैं मेरी कोई ऊपर तक पहुंच है। अच्छा कैसी ईंट लगा रहा है ठेकेदार? ये 2 नंबर की ईंट लगा रहा है, बिल्कुल रित्ती ईंट लगा रहा है। अखिल भारतीय अहिर महासभा ने रामगढ़ डीएसपी परमेश्वर प्रसाद यादव का सम्मान किया। राष्ट्रीय महासचिव सूबेदार शमशेर सिंह यादव ने उन्हें साफा पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट किए। महासचिव यादव ने अपेक्षा जताई कि वे सभी जातियों और धर्मों को साथ लेकर चलेंगे। इसे लेकर डीएसपी ने भरोसा दिलाया। इस अवसर पर पूर्व सैनिक सुभाष यादव, कैप्टन ओम प्रकाश यादव, सुभाष कलालिया, कपल सिंह, संदीप यादव, धर्मेंद्र यादव, गजराज यादव, धर्मेंद्र यादव और अविनाश यादव आदि मौजूद रहे। टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा एवं जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर कपिल भारद्वाज ने राजगढ़ में कार्यशाला की। इस दौरान टीबी की रोकथाम, लक्षणों की पहचान, जांच, उपचार एवं जन जागरूकता गतिविधियों पर विचार हुआ। साथ ही बच्चों में टीबी की समय पर पहचान एवं स्क्रीनिंग पर विशेष जोर दिया गया। चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर रोहित गोयल एवं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण धनवंत ने इसे लेकर जानकारी दी। साथ ही स्वयं सेवकों की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया।
इसी तरह ममता एनजीओ के जिला कोऑर्डिनेटर भानु प्रकाश पाराशर ने पीडियाट्रिक टीबी की पहचान, स्क्रीनिंग एवं संभावित मामलों के प्रबंधन को लेकर विशेष प्रशिक्षण दिया। ब्लॉक स्वास्थ्य पर्यवेक्षक महेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि राजगढ़ ब्लॉक में टीबी उन्मूलन संबंधी गतिविधियां निरंतर संचालित की जा रही हैं। पायलट गतिविधि के अंतर्गत उप स्वास्थ्य केंद्र श्री चंद्रपुर में ग्राम दौलतपुरा की 1-to-1 टीबी स्क्रीनिंग की योजना बनाई गई है। साथ ही ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर निशांत शर्मा ने ब्लॉक में संचालित गतिविधियों की समीक्षा करते हुए एनसीडी पर विशेष जोर दिया। चिकित्सा विभाग ने आमजन से अपील की है कि टीबी मुक्त भारत ऐप डाउनलोड कर माय भारत वॉलंटियर बने। मैं महेंद्र कुमार शर्मा, ब्लॉक हेल्थ सुपरवाइजर ट्यूबरक्लोसिस। टीबी मुक्त भारत अभियान अंतर्गत श्रीमान मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र शर्मा जी एवं जिला क्षयरोग अधिकारी डॉक्टर कपिल भारद्वाज जी के निर्देशन में आज खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजगढ़ कार्यालय के अंतर्गत जो एक टीबी की मीटिंग की गई। इसके अंतर्गत सभी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर, CSC-PSC के चिकित्सा अधिकारी प्रभारी और NCC कैडेट्स के साथ माय भारत वॉलंटियरों ने भाग लिया, जिसमें विशेष फोकस जो है वो इस बात पे है कि टीबी का अतिशीघ्र उन्मूलन कर टीबी मुक्त भारत की जो पहल चल रही है उसको सुनिश्चित किया जाए, जिसमें विशेष कैंपेन चलाया जाएगा। दौलतपुरा गांव जो कि सिरचंदपुरा उप स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत है, उस गांव की पूरी पॉपुलेशन की हम जो है इन सबकी मदद से स्क्रीनिंग करेंगे। राजगढ़ लायंस क्लब की नई कार्यकारिणी का पदस्थापन समारोह 20 अगस्त की शाम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर देवेंद्र मदान रहे। पदस्थापन अधिकारी पूर्व प्रांतपाल विनोद गोयल और मुख्य वक्ता शशि गोयल थे। इस दौरान रीजन चेयरपर्सन राधा मोहन गुप्ता, विशिष्ट अतिथि देशराज कुलदीप, एरिया लीडर खेम सिंह आर्य, जगदीश सैनी एवं निवर्तमान अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता सहित अनेक अतिथि उपस्थित रहे। इस मौके पर इस दौरान अध्यक्ष लोकेश रावत, सचिव एडवोकेट भूपेंद्र शर्मा एवं कोषाध्यक्ष सुरेश सैन सहित अन्य पदाधिकारियों ने दायित्व ग्रहण किए। साथ ही सचिव भूपेंद्र शर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया और गतिविधियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। अतिथियों ने सेवा कार्यों का सिलसिला जारी रखने की बात कही। वहीं नई कार्यकारिणी ने सेवा, समर्पण और सामाजिक सरोकारों को प्राथमिकता देने का संकल्प जताया। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में दूसरे दिन भी सरकार को घेरा गया। एक दिन पहले शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे और पोद्दार मूक बधिर स्कूल की बदहाली को लेकर कांग्रेस ने पैदल मार्च निकाला था, साथ ही विधानसभा गेट पर धरना दिया था। वहीं अब विधानसभा परिसर में कांग्रेस विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। जूली ने कहा कि यह सरकार जनप्रतिनिधियों को स्कूलों की हकीकत देखने से रोक रही है और मीडिया पर पाबंदी लगा रही है। ऐसे में प्रतीकात्मक रूप में सरकार के पापों का घड़ा फोड़कर प्रदर्शन किया जा रहा है। पहली बात तो कांग्रेस के लोग और कांग्रेस समर्पित हमारे कार्यकर्ता कोई मुखौटा नहीं पहनते। ये मुखौटा पहनने की आदत जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है। और जो बीजेपी के गुंडे वहाँ कार्यकर्ता वहाँ पे गए थे, तो स्कूलों की दशा दिखाने गए थे, उन पे मारपीट करते हैं। इसका जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा कि हालात क्यों बने हैं। राजस्थान के स्कूलों की ऐसी दुर्दशा, एक काम इन्होंने 12 साल में तो मोदी जी ने और 3 साल भजनलाल जी को हो गई। एक काम एजुकेशन के लिए क्या हो तो बता दीजिए। राइट टू एजुकेशन हम लेके आए, सर्व शिक्षा अभियान हम लेके आए, समग्र शिक्षा अभियान हम लेके आए, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल हम लेके आए, नवोदय विद्यालय हम लेके आए, नए कॉलेज हमने खोलने का काम किया। आपने क्या किया? आपने जनता को गुमराह किया। आपने बच्चों को ड्रेस देने का वादा किया, वो तक नहीं कर पाए। आपने पहले साल में शिक्षक लगाने का वादा किया, वो शिक्षक नहीं लगा पाए। आपने बच्चों को साइकिल देने का वादा किया, पूरा नहीं कर पाए। क्यों गुमराह कर रहे हो जनता को? आपकी सच्चाई उजागर नहीं हो जाए, बीजेपी के पाप बाहर नहीं आ जाए, इसलिए एक ढक्कन कानून लेके आ गए उन पापों को ढकने के लिए कि कोई स्कूल के अंदर नहीं जाएगा। और देखिए, अति देखिए इस सरकार की कि जो कोई अगर स्कूलों की दुर्दशा दिखाएगा उस पे पोस्को का केस दर्ज कर देंगे, उसको IT एक्ट में फंसा देंगे।
उसको राजकार्य के बाधा में फंसा देंगे। ऐसा काला कानून ये लेके आए हैं, ये ढक्कन कानून है, ये कानून भी वापस लेना पड़ेगा। और जिस प्रकार से हिंसा ये लोग कर रहे हैं, बच्चों के साथ जो मारपीट गई है, ये गलत बात है। इस प्रकार से मारपीट करने की मैं निंदा करता हूं, कंडम करता हूं। हिंसा का हमारे समाज में और विशेष रूप से राजस्थान में तो कोई स्थान है नहीं। मुद्दों की बात होनी चाहिए। वो जो छात्र नेता हैं, बच्चे हैं, वो बच्चों की आवाज उठाने गए हैं। सरकार को क्या प्रॉब्लम है? अगर वो आवाज उठाते हैं तो सरकार उनकी आवाज को सुने और स्कूलों की स्थिति को अच्छा करने का काम करे। कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करती। और ये जो गुमराह कर रहे हैं ना कि कांग्रेस के लोग हैं, हम साबित करके दिखाएंगे कि बीजेपी के लोग हैं। कांग्रेस के लोग जो है समर्पित कार्यकर्ता हैं और जिन्होंने ये काम किया है, जिन्होंने पत्थरबाजी की है, मारपीट की है, इन पे सख्त एक्शन होना चाहिए। गृह मंत्री जवाब दें, मुख्यमंत्री जी जवाब दें कि राजस्थान के अंदर क्या इस प्रकार की हिंसा को आप बढ़ावा देंगे? कौन लोग हैं जो इनको खुली छूट मिली है, जो मर्जी जो तानाशाही राजस्थान के अंदर कर रहे हैं? किन के इशारे पे ये लोग, इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि जो स्कूल चेक करने आए बच्चे, उन पे इन्होंने हिंसा की? कल मैं स्कूल चेक करने गया, मुझे दरवाजे पे रोक दिया गया। आज ये बच्चे चेक करने गए तो इनके साथ मारपीट की गई। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाए हैं कि केंद्र और राज्य सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं किया, जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने राइट टू एजुकेशन, सर्व शिक्षा और समग्र शिक्षा अभियान, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल और नवोदय विद्यालय खोलने जैसे कदम उठाए थे। अखिल भारतीय वैश्य सम्मेलन की अलवर जिला इकाई कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। इसमें अशोक सिंघानिया अध्यक्ष, गिरीश गुप्ता महामंत्री, ओम प्रकाश खंडेलवाल कोषाध्यक्ष और सुनीता खंडेलवाल महिला जिलाध्यक्ष होंगे। अलवर के जयकृष्ण क्लब रेस्टोरेंट में कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त कई अन्य पदाधिकारी बनाए गए हैं। इस दौरान जिलाध्यक्ष अशोक सिंघानिया ने संगठन के उद्देश्यों, आगामी कार्य योजना एवं विभिन्न सामाजिक गतिविधियों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव के तहत जिले के नगरीय निकाय राजस्व सीमा क्षेत्रों में 23 सितंबर की मध्य रात्रि तक धारा 163 प्रभावी रहेगी। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने यह जानकारी दी। अलवर जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में प्रथम चरण में 9 सितंबर एवं द्वितीय चरण में 11 सितंबर को मतदान होना निश्चित हुआ है। धारा 163 के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का विस्फोटक या रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र शस्त्र और धारदार हथियार सहित लाठी डंडा आदि लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं घूम सकेगा। सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परंपरा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। इसके अलावा संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बिना सार्वजनिक स्थलों पर जुलूस, सभा, धरना और भाषण आदि का आयोजन नहीं हो सकेगा। लाउडस्पीकर के लिए अनुमति सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक दी जा सकेगी। साथ ही कई अन्य प्रावधान लागू किए गए हैं। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति या संस्था इंटरनेट एवं सोशल मीडिया के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा। यह आदेश 23 सितंबर की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेंगे। अलवर के दिवाकरी में एक व्यक्ति ने किराए के मकान में फांसी लगाकर जान दे दी। जिला अस्पताल में पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। सहायक उप निरीक्षक प्रकाश सिंह ने बताया कि मृतक सोन सिंह बोलखेड़ा का रहने वाला था। फिलहाल वह दिवाकरी में किराए पर रहकर मेहनत मजदूरी करता था। उसने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस इसकी जांच करने में जुटी हुई है। सोन सिंह सनोप जगपाल सिंह, जाति बड़ाई, उम्र 31 साल, निवासी बोलखेड़ा, थाना कामा, जिला डी का रहने वाला था, जिसके पिता ने एक लिखित रिपोर्ट पेश की है कि ये करीब 2-3 साल से यहाँ अलवर में रह करके मजदूरी करता था। आज सुबह परिजनों को पता चला कि इसने किराए के मकान में दिवाकरी में जहाँ रहता था फांसी लगा करके और सुसाइड कर लिया है। अलवर सेंट्रल जेल में बीपी चेक करने के बहाने आए 2 बंदियों ने मेल नर्स को जमकर पीटा, साथ ही गला दबाकर जान से मारने की कोशिश के आरोप लगे हैं। जानकारी के अनुसार जेल डिस्पेंसरी में तैनात एक मेल नर्स पर 2 बंदियों ने अचानक हमला कर दिया। कोतवाली थाना पुलिस ने दोनों बंदियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसे लेकर नर्सिंग ऑफिसर बलवंत सिंह यादव ने लिखित शिकायत दी है। इसमें बंदी मोहित और मेघराज पर आरोप लगाए गए हैं। उधर मामले की जांच एएसआई रामनिवास को सौंपी गई है।
श्री मार्तंड फाउंडेशन द्वारा अलवर के ज्योति नगर स्थित होटल ड्रीम इन में चातुर्मास के संदर्भ में कवि सम्मेलन किया जाएगा। यह कार्यक्रम 23 अगस्त को सुबह 11 बजे होगा। इस दौरान वरिष्ठ गीतकार प्रवेंद्र पंडित, सुरेंद्र सार्थक, गोकुल राम दिवाकर, लवली मुखीजा, के नाथ, लता अग्रवाल, धर्मेंद्र शर्मा, उमाकांत विरमूल, रविंद्र मिश्र और पुनीत अवस्थी आदि कवि काव्य पाठ करेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजसेवी दिनेश भार्गव होंगे। और आइए वार्ड परिक्रमा के तहत अब आपको लिए चलते हैं अलवर के वार्ड 15 में और जानते हैं यहां की आवासीय बस्तियों का हाल एवं पक्ष विपक्ष सहित आम जनता की राय। ये संजय शर्मा ने कुछ नहीं किया। इसको हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया है, सारा रोड टूटा हुआ है। जो असामाजिक तत्व हैं वो प्लेट लगवा के उन्हें सब कुछ रुकवा रखा है हिसाब किताब। और आप हमने ये कल मोहल्ले वाले ने ये कर दिया कि आपके किसी को वोट नहीं देंगे या आपके इस बूथ पर हम बहिष्कार करेंगे। हमको तो 2 घंटा पानी चाहिए। प्रधानमंत्री तक का कमीशन होता है चीज में, और बिल्कुल नालियों की सफाई नहीं हो रही, पूरा खराब हो रहा है। मैं कहता हूँ राजनीति खत्म होनी चाहिए और राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। नगर निकाय चुनाव की दस्तक के साथ ही वार्ड परिक्रमा का दौर शुरू हो चुका है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर जितने भी वार्ड हैं, करीब 65 वार्ड हैं, उनकी स्थिति क्या है उनका अवलोकन कर डेप्थ में ग्राउंड रिपोर्ट बनाने के लिए हम यहाँ पर फील्ड में उतरे हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं वार्ड संख्या 15 से और ये है रोड नंबर 2। वार्ड संख्या 15 का जो ये गेट है, यहाँ से वार्ड संख्या 15 शुरू होती है। शुरुआत में स्वागत द्वार आप देख सकते हैं कितना शानदार है। यहाँ पर पूरा रास्ता जो है कचरे से अटा हुआ पड़ा है और आप देख सकते हैं कि आने जाने वाले लोगों के लिए रास्ता तक नहीं है। यहाँ से गुजरना तो दूर, यहाँ पर आदमी खड़ा नहीं हो सकता, इतनी बदबू यहाँ पर आ रही है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं पूरा जो रोड है उसकी स्थिति मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वो रोड है जो मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद कभी बना ही नहीं। ये शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वाला रोड है जो केडलगंज और कटले से होता हुआ और खटाना मोहल्ले से निकलता है। और ये एक ही रोड नहीं है, ऐसे इस वार्ड में हर गली में ऐसे रोड आपको मिल जाएंगे जहां सीवरेज खोदी है, कहीं सड़क नहीं बनी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि वार्ड संख्या 15 में हम आ चुके हैं। यहाँ के लोग यहाँ पर कुछ मौजूद हैं जिनसे हम पूछना चाहते हैं। सुबह सुबह कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं। क्या स्थिति है इस वार्ड की, कितना काम हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह की स्थिति है वार्ड की? स्थिति बहुत खराब है यहाँ की। 10-10 साल 15-15 साल हो गए रोड को बने हुए, सारा रोड टूटा हुआ है। हमारे कोई रिश्तेदार तक नहीं आते अंदर, गाड़ी लेके नहीं, नालियां भरी पड़ी है, पानी कोई सुविधा नहीं है यहाँ। ये हाल हो रहा है। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? किसको जिम्मेदार माने? ये संजय शर्मा ने कुछ नहीं किया। कभी आके नहीं देखा, रोड नहीं देखा आके नहीं। अगर रोड देखा हो कभी आके नहीं, झांका तक नहीं यहाँ के नहीं। मंत्री बन गया साहब, 10 साल हो गए इसको, क्या किया? कुछ नहीं किया रोड पे। रोड 20-20 साल हो गए, कभी बना ही नहीं रोड। ये हाल हो रहा है। तो जब वोट लेने आते हैं जब क्या स्थिति होती है? जब तो कहते हैं कि काम करवाएंगे, काम करवाएंगे, वोट दो हमको, काम करवाएंगे, ये स्थिति है। आप किस तरह का चेहरा देखते हैं जब चुनाव के समय आप वोट डालते हैं कि भाई किस तरह का व्यक्ति होना चाहिए और उसकी पहचान आप कैसे करते हैं? पहचान ऐसे करते हैं भैया, ये करवाएगा, काम करवाएगा, अपना बगल में रहता है ये, इससे कहेंगे तो काम करवाएगा, पर वो तो शकल ही नहीं दिखाते। जाते तो बात भी नहीं करते हो। अभी 5 साल पार्षद आपके साथ किसी संघर्ष में रहे या कोई काम किया? नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। इस कैलाश सैनी ने कोई काम नहीं किया। कैलाश कोहली नहीं, कैलाश सैनी हमारे 16 नंबर वार्ड में कैलाश। अभी यहाँ वार्ड 15 की बात हो रही है। 15 वार्ड में तो ये कैलाश कोहली है। ये तो बेचारा फिर भी आता जाता है, सुनता है, और ये 16 वाला तो सुनता ही नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम बाबू है। वार्ड 15 में क्या स्थिति है? वार्ड 15 में ये स्थिति है। वार्ड जब चुनाव होते हैं, जब वार्ड मेंबर और उनके और भी साथी आते हैं कि साहब मुझे वोट दो और मैं आपकी सारी समस्या हल करूंगा, वो उस टाइम तो वादे कर जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद मोहल्ले में
किसी के भी घर कोई भी समस्या का हल नहीं करते हैं, न सुनते हैं। अपने जनाब है ने हम उनके पास जाते हैं समस्या लेके, उनको भैया हम आ रहे हैं न नाली साफ करते हैं, न पानी की समस्या करते हैं। पानी भी बहुत दूर दूर से लाते हैं, बाल्टी भर भर के। हमारा काफी समय है ना बर्बाद हो जाता है, जो हम 2 पैसे है ना बच्चे पालन करने के लिए कमाते हैं, वो भी हमारा धंधा नष्ट हो जाता है इस पानी के चक्कर में। और है ना जो समस्या है ना वार्ड की होती है, और इनको हम है ना बहुत खुशी से है ना इनको जितवाते हैं, और है ना वो जनाब हमारी आत्मा है ना। अभी ये रोड की क्या स्थिति है? रोड की ये स्थिति है कि ये रोड है ना जो 15 में और 16 में आता है। अब 15 वाला कहता है तो मैं कमीशन दूं इसका, और 16 वाला कहता है मैं कमीशन लूं। ये कमीशन के चक्कर में ये हमारा है ना जरा रोड अब तक नहीं बना, और है ना 10 साल से भी ऊपर हो गया है। और इस रोड में इतने खड्डे हैं, हमारे बच्चे गिर जाते हैं, उनके हाथ पैर टूट जाते हैं, और उनके निशान आ जाती है। और हमारे कोई रिश्तेदार आते हैं तो है ना दूर ही खड़े हो जाते हैं, और उनको पैदल आना पड़ता है। कमीशन मिलता है कि पार्षद को? सब चीज में कमीशन है इन लोगों का। किस चीज का? जो ठेकेदार को ठेका छूटता है उसमें इनका 10%, 15%, आधा 1%, इनका तो सबका कमीशन ऊपर ऊपर तक सब नेता, इनका मिनिस्टर का, प्रधानमंत्री तक का कमीशन होता है हर चीज में। सब ये भ्रष्ट है, पूरी सरकार, पूरा हिंदुस्तान की राजनीति भ्रष्ट है। मैं कहता हूँ राजनीति खत्म होनी चाहिए, और राष्ट्रपति शासन होना चाहिए, जो इनको नेता उनको जेल में बंद कर करके इनको जनाब है ना इनके कल ठिकाना आ जाए। अभी आप ये देख रहे हैं कि जिस तरह इन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की, क्या लगता है आपको, क्या ये सही बात है? बात बिल्कुल सही है। बैक में क्या है, इस साइड पूर्व साइड में तो है वार्ड नंबर 15 इस रोड के, पश्चिम साइड में है 16। इसको हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया है। ना 15 वाला आवे ना 16 वाला आवे, ना रोड बन रहा है। मैं खुद मौजूद हूँ, 13 साल से मेरे घर में पानी की बूंद नहीं आई है। जो असामाजिक तत्व हैं वो प्लेट लगवा के उन्होंने सब कुछ रुकवा रखा है, हिसाब किताब। यानी वार्ड 15 और 16 के बीच घूम रहा है चक्कर, और इसलिए यह काम नहीं हो रहा। घूम रहा है चक्कर। ना तो 16 का पार्षद सुने, ना 15 का पार्षद सुने, कोई नहीं सुने। पब्लिक पिसती है, पिसती रहे। अब की बार क्या आपने निश्चय किया, आप चुनाव आ गए? नहीं, अभी पिछले चुनाव में भी जब आगे अग्रवाल खुद और संजय शर्मा खुद मेरे पास घर वोट मांगने आए थे, जब उन्होंने ये किया कि मैंने दोनों को बताई, मैंने कहा इस रोड पे आते जाते हो, ये रोड का क्या हाल है, आप लोगों को नहीं दिख रहा क्या? अब भैया गड्ढे जितने गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं लोग बाग, लेकिन नहीं सुन रहे क्या? बोले नहीं, ना नालियां साफ होती है, ना पानी का काम होता है, ना रोड का काम होता है। समझ में नहीं आ रही क्या हो रहा है। तो जैसा कि लगातार यहाँ वार्ड संख्या 15 के लोगों में आक्रोश व्यक्त है, क्या इन्होंने संकट झेले हैं, उसको लेकर ये कुछ बताना चाहते हैं? क्या ये समस्या है? यहाँ पे नहीं तो रोड सही हो रहा, बच्चों को ई रिक्शे नहीं आ रहे, एक भी बच्चे भी बाहर जाते हैं, और पानी आता है बारिश का तो बिल्कुल रुक जाते हैं। और दूसरी बात, पानी नहीं आ रहा, 10 साल से बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है। नहीं भी पानी 2-3 दिन तक पानी नहीं आ रहा। दिखाऊंगे मैडम अब की बार कैसे पानी की व्यवस्था? नाली की सफाई नहीं होती बिल्कुल भी, नाली गंदी पड़ी रहती है यहाँ पे, नाली भी बिल्कुल सुविधा नहीं है यहाँ पे। पार्षद से कहा आपने? हाँ, पार्षद तो सुनते ही नहीं है, कोई भी यहाँ पे कंप्लेंट करा चुके हम जयपुर में। अभी 2 साल से तो पार्षद थे ही नहीं, लेकिन उसके बीच में किस तरह व्यवस्था करी? कुछ भी नहीं हो रही व्यवस्था यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। या तो 10 साल हो गए, बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा। पानी कहाँ से लाते हैं आप लोग? ये खुद से नहीं लाते, बाहर से लेके आते हैं, दूर से लेके आना। टैंकर मंगवा के। बिल्कुल नालियों का पानी आ रहा है, उससे बच्चे बीमार हो रहे हैं, और बिल्कुल नालियों की सफाई नहीं हो रही, रोड पूरा खराब हो रहा है। रोड की हालत देखिए, हमें बाहर से ही पैदल आना पड़ता है, बच्चों को स्कूल लाने ले जाने में प्रॉब्लम हो रही है, और बहुत सारी समस्याएं। कई बार कंप्लेन करा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। बस आके देख जाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। आप देखिए कितना गंदा पानी भरा है, ये पानी आता है तो इतना गंदा आता है, इसको देख सकते हैं आप यहाँ, ये जो पानी आ रहा है उसकी स्थिति ये है। इस तरह का पानी मेरे ख्याल से कोई जानवर भी पीना पसंद नहीं करेगा, जो यहाँ पर लोगों को रोज मिल रहा है।
क्या कब से है ये दिक्कत? ये हमको तो आती रहती है, आता ही रहता है शुरू से ही। 15 मिनट पानी आता है, 15 मिनट पानी आता है। ये बुजुर्ग आदमी यहाँ से आता कि देखो जी, पहले आता है, पहले हमारे 3 बार पानी आता है, एक दिन छोड़ के दिन आता है। एक दिन तो पहले 15-20 मिनट आता है, फिर बाद में 15 मिनट, लास्ट में 10 मिनट आता है। ये 6-20 पौने 7 पैसा आता है। देखिए आप स्थिति, एक बुजुर्ग व्यक्ति, अब आप ये देख सकते हैं इस वार्ड की हकीकत और वार्ड में क्या स्थिति है पानी की। आप आगे आइए बाबू जी। कब से ऐसे लेके आ रहे हो आप पानी? तो हमको 5-6 साल हो गया। 5 साल से डेली आपका रूटीन नहीं रहता है? यहाँ भी लेते हैं, भी जाते हैं, कई जगह जाते हैं। अगर सुबह घर के आसपास कोई व्यवस्था नहीं है? आवे ना पानी। कितने साल हो गए? 10-12 साल हो गए। वोट डालते हो आप? डाल में किस हिसाब से डालते हो कि भाई किसको वोट देना? तो देना ही पड़ता है किसी को। नहीं, देना पड़ता है, ये आपकी कोई मजबूरी थोड़ी है, लेकिन देना है तो कम से कम ऐसे व्यक्ति को दो ना जो वास्तव में जिता सके और आपको इस तरह की समस्या से निजात दिला सके। ये भाई साहब पिछले बार मत जाते, ये आते नहीं है, ये खड़े पानी किसी का आ रहा है, किसी के अंदर आ रहा है, हमारे नहीं आता। मतलब आपने ये सोच लिया कि मुझे डेली ऐसे ही जाना है, इसी गुलामी की जिंदगी जीनी है। देखो इनके ऊपर है भाई, पार्षद के ऊपर, जो चाहे यहाँ का हो चाहे यहाँ का हो, अब क्या करें। तो कुल मिला के हर व्यक्ति यहाँ पर आदत बना चुका है कि हमको इसी तरह, इसी गंदगी में, इसी टूटी सड़क पर और इसी जानवर जैसे पानी को पीने को मजबूर होना है। तो उनको ये पता है कि यहाँ पर गांव से भी बदतर जिंदगी यहाँ पर है। एक महिला और पीछे आप देख सकते हैं, आप ये देखिए, इनकी उम्र मेरे ख्याल से 80 से 85 साल से ऊपर है और ये डेली यहाँ से पानी भर के लेके आ रही है। अब पूछना चाहेंगे, अम्मा जी कहाँ से लेकर आ रही हो पानी? जी 2 साल हो गए पानी नहीं आ रहा, तुरंत ही अब दूर से लेकर आ रहा पानी। कितने साल हो गए आपको? पानी नहीं आ रहा बिल्कुल भी। ऐसे तो गांव में भी स्थिति नहीं रही, अब तो गांव में भी ट्यूबवेल लग गए। अब यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो जगह पानी की मांग देख लो। कितने साल हो गए आपको? 2 साल हो गए पानी नहीं आता बिल्कुल। कोई शिकायत करी आपने कहीं? जो कर लगा MLA का लगा जो करना। क्या नाम है आपका? मंडो देवी। कितनी उम्र है? मेरी 55 साल है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं एक व्यक्ति फिर तैयार खड़े हैं। क्या, कहाँ जा रहे हो आप? घूमने? पानी लेने। अच्छा, डेली कहाँ से लाते हो? तो सुबह ये रूटीन है आपका डेली का? अगर नहीं लाए तो घर के आसपास नहीं है कोई व्यवस्था? तो यहाँ पे आपने शिकायत करी किसी को, भाई हमारे यहाँ पे ये समस्या है? आज तक पानी आता ही नहीं था, बिल तो आता है महीने पे, लेकिन पानी आता ही नहीं। रोड नंबर 2 पोस्ट कॉलोनी, उसके बाद ये मुख्य मार्ग, उसके बाद मंत्री संजय शर्मा के आवास से 100 मीटर की दूरी। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह की स्थिति है। मतलब आप इतनी स्थिति जो विचित्र है वो शायद आपको कोई दिखाएगा नहीं दिखाएगा, लेकिन आप ये देख सकते हैं रोड और ये नालियां जो है शायद ही कभी इनमें सफाई होती है, या इस सड़क पे कभी कोई डांबर या कोई मरम्मत का काम भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ से नेता नहीं गुजरते। जैसा कि यहाँ मीडिया के आने के बाद लोगों का आक्रोश फूटा और वह अपना दर्द जो बयां कर रहे हैं, उसके लिए हम जानना चाहेंगे कब से ये स्थिति है आपकी? ये कम से कम ना तो 20-25 साल हो गए इस रोड को बने हुए, लेकिन जब हम भी कंप्लेंट करते हैं तो लोग इधर का पार्षद कहता है कि वो बनवाएगा और उधर का पार्षद कहता है इसमें बॉर्डर बना पड़ा है बीच में, वो उसको कमीशन नहीं मिलता, वो हमको कमीशन नहीं मिलता, इसलिए ये रोड बन ही नहीं रहा। और कई बार इसको हमने कंप्लेंट करी इस रोड की, ये चक्कर में ये रोड बनता नहीं है। और चुनाव कैसे वोट लेने आ जाते हैं, उनको वोट चाहिए वोट दो। और आप हमने ये मोहल्ले वाले ने ये कर लिया कि आपके किसी को वोट नहीं देना, या आपके इस बूथ पर हम बहिष्कार करेंगे, मतलब किसी को वोट नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे जब तक सड़क नहीं बनेगी। डालेंगे तो हम नोटे पे डालेंगे, जब तक हमारा पूरा काम नहीं होगा हम वोट नहीं डालेंगे। ये हमने वो निर्णय लिया। कब से स्थिति है ये साहब? ये तो मेरे ख्याल से करीब 5 साल हो गए, 5 साल से ज्यादा हो गए। सड़क को कितना समय हो गया? सड़क को तो मेरे ख्याल से काफी टाइम, 10-15 साल करीब हो गए। ये तो एज इट इज पोजीशन में बल्कि ज्यादा ही खराब हो रही है। एक बार बनी उसके बाद बनी नहीं ना, हमने तो साहब इसको भविष्य में साढ़े बढ़ते नहीं देखे, यानी कि आजादी के बाद से नहीं बनी है। नहीं बनी। और इससे क्या है, ये वैसे भी क्या मेन रोड से हो गया, तो क्या आने जाने वाले चाहे पैदल वाले चाहे गाड़ी वाले, मान लीजिए अनरोड भी आ गया इस रोड पे, तो वो बिगड़ गिरे तो वापसी जाएगा नहीं। 5 पार्षद चेंज हो गए,
और कोई सुनवाई नहीं है, जबकि विधायक के घर के आसपास ही है, मेन रोड है, हाईवे, ऐसी बात नहीं है। कितने वाहन निकलते हैं सुबह से शाम तक? काफी वाहन जाते हैं, शॉर्टकट है, कटने के लिए सब जगह के लिए शॉर्टकट है। दुर्घटना भी होती है? वो होती है, ऐसी बात थोड़ी है। गाड़ियाँ घुस जाती है, नाली में फंस जाता है, जाम और लग जाता है सारा। क्या करें? आप लोगों ने कभी विरोध किया इसको लेकर? अजी खूब गए, क्या करें? हमारे आ रहे ये सुरेंद्र जी बताएंगे, तुम्हारे को सारी रिपोर्ट देंगे आपको लिखी हुई। वार्ड संख्या 15 में जिस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं, उसके बीच हमारे पास निवर्तमान पार्षद कैलाश कोहली वार्ड संख्या 15 से यहाँ पर मौजूद है। पार्षद जी, बहुत आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। आरोप क्या? किस चीज के आरोप लग रहे हैं भाई? इनका ये कहना है कि वार्ड संख्या 15 और 16 के बीच ये सड़क बनी है, जो भी है इस रोड का निर्माण अगर आपको कराना है तो वार्ड 15 और 16 के पार्षदों में झगड़ा होता है। मैंने हमेशा वार्ड 15 और 16 में कोई फर्क नहीं समझा। वार्ड 15 के लिए, ये रोड के लिए मैंने 2 बार काम लगाया है। 2 बार काम, एक बार प्रवीण चौधरी ठेकेदार था। आप नहीं मानो तो नगर निगम में जाकर मालूम कर लेना, ये काम लगा नहीं लगा। लेकिन लापरवाह ठेकेदार प्रवीण चौधरी ने इस काम को नहीं करा। उससे पहले भी काम लगा था, यशवंत मीणा ठेकेदार था, उस टाइम पे भी ये काम नहीं हुआ। मैंने लगातार प्रयास किए, 2 बार रोड पास किया, करवाया, लेकिन कोई काम नहीं करा ये रोड का। तो आपकी तो सरकार थी, आपका मंत्री है। सरकार तो देखो, मंत्री नाम के है। मैंने पानी के लिए बहुत संघर्ष किया, रोड जाम किया, मंत्री निवास के सामने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन मंत्री ने मेरी एक नहीं सुनी। क्योंकि मंत्री ने मेरे को, जब मैंने धरना दिया तो मंत्री ने मेरे को पार्टी से वो आउट कर दिया। अब जब मंत्री ने खुद ने धरना दिया निगम में, तो मंत्री को आउट करना कौन, किसका काम है? हाईकमान का, भाजपा हाईकमान का काम है ये, उसको आउट करे। क्यों नहीं कर रहे उसको? जबकि गवर्नमेंट ऑफ लॉ उसका उल्लंघन किया है। एक मंत्री का धरना पूरा कैबिनेट का धरना होता है, क्यों नहीं किया भाई? क्यों नहीं किया? पूरी बीजेपी ने उसको। लेकिन आपको तो 2 बार टिकट दिया है। मेरे को तो, मैं मानता हूँ 2 बार टिकट दिया है। मैंने धरना क्यों दिया? जनता की समस्या के लिए दिया, पानी के लिए दिया, अपने पर्सनल काम के लिए नहीं दिया। पर्सनल काम के लिए धरना, मैंने अपने बेटे बेटियों की नौकरी लगवाने के लिए धरना नहीं दिया, जनता की समस्या के लिए धरना दिया, पानी के लिए। जब मंत्री ने मेरे को आउट कर दिया, उनको धरना दे धरना, तेरी आदत पड़ गई है धरना देने की। ये कोई बीजेपी का मैं पार्षद, बीजेपी का मंत्री, ये बात कहने की है क्या? या बताइए। मैंने तो भरपूर प्रयास किया है वार्ड के विकास के लिए, मेरे वार्ड का विकास को अवरुद्ध कर दिया उन्होंने। ये कमीशन का क्या चक्कर है? लोग देखो, आज तक हम 1 पैसे का दागी है, उन्होंने लिया है, नहीं लेंगे। आज तक कोई नहीं कह नहीं सकता। अब भी जो झोपड़ी में रह रहे हैं और झोपड़ी में रहता है। ये मैसेज कैसे गया लोगों के पास के 15 और 16? जनता कुछ भी कह सकती है, कमीशन लेता है नहीं लेता है। जब भी इन लोगों ने मेरे को याद किया, तुरंत मैं पहुंचा हूँ। पूछ लो इन लोगों के सामने मैं बैठा हूँ। इन लोगों ने सिंगल फेस बोरिंग खराब हो जाए, जब भी फोन किया है, जब तुरंत मैं आकर पहुंचा हूँ और फोन किया है, चालू कर। अभी क्या क्या समस्या है आपके वार्ड में? देखो, मैं जो समस्या है, पानी, घर घर पानी मिल जाए। अब हमारे मोदी जी कहते हैं कि हर घर जल नल से पानी। ये वो समस्या कहाँ है? यहाँ तो ग्रामीण क्षेत्र बना, ये शहर का निगम है, शहर है ये। यहाँ पर जैसे कोई ग्रामीण क्षेत्रों में पानी भरकर लाते हैं ना, वो हालत हुई पड़ी है यहाँ पर। अब दूर दूर से पानी भरकर ला रहे हैं लोग। अभी आपने देखा है कितने लोग भरकर ले जाते हैं सिंगल पैसे से पानी। चुनाव फिर लड़ रहे हैं आप? चुनाव लड़ूंगा, जनता के मुद्दों पर लड़ूंगा। मैंने कोई जरूरी नहीं है कि भाजपा से टिकट मिले नहीं मिले, मंत्री का विरोध करूंगा, करता रहूंगा। अगर मेरा काम नहीं हुआ तो निर्दलीय लड़ेंगे। अगर टिकट दे दे तो ठीक है, नहीं तो निर्दलीय लड़ूंगा और जनता के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। तो ये थे पार्षद कैलाश कोहली। इनका कहना है कि यहाँ पर वो चुनाव फिर से लड़ेंगे, लेकिन मंत्री का और इनका जो विवाद अभी चल रहा है उसके बीच ये कह रहे हैं कि अगर टिकट मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो निर्दलीय लड़के जनता के समक्ष बीच में रहेंगे। आपका क्या कहना है? मत मेरा तो यही कहना है भैया कि पानी आना चाहिए, ये रोड साफ होनी चाहिए, नालियाँ साफ हो, रोड डलनी चाहिए। अब पानी आता नहीं है। देखो, इनके मोहल्ले में वहाँ से वहाँ तक सड़क डल गई है, दूसरे पानी की, कटले वाले की।
लेकिन इधर नहीं इधर नहीं आ रही हमारी। इस पूरे रोड पर पानी नहीं है। हाँ, पानी नहीं, मतलब 10-15 मिनट पानी आता है। वो वाला पानी कटले का। कटले में बोरिंग हुई है, उसको यहाँ तक जोड़ दी तो हमारे यहाँ तक पूर्ति हो जा सके। ये वहीं तक रहता है पानी। हाँ, उधर चौरे परली तरफ ही रह जाता है। तो इसमें सरकारी बोर हुआ तो हमारे मई की नहीं मोड़े, इधर को चौराहे पे नहीं दिया। इसकी बोरिंग का पानी है, ये हमारे मई को नहीं आते। ये तो कहते हैं घर घर में नल कनेक्शन है, कुछ नहीं है, झूठ बोले सर, सब बकवासबाजी है। हमको तो 2 घंटा पानी चाहिए। जब तो वोट देंगे ना तो हम वोट आपको, हमने किसी को वोट देना नहीं है। हम 50 लीटर की कैन भर कर इस टंकी से पानी लेके आते हैं, उधर से लाते हैं। डेली। चाहे हमारा हाथ पैर टूटो और चाहे कोई भी रहो, चाहे हमारे एक घूंट भी पानी नहीं रहता है। और आवे जो पानी है आता है। जो ये तो जैसा कि आपने देखा कि ये है दारूकुटा मोहल्ला, खजाना मोहल्ला, वार्ड संख्या 15, बिलूची का कुआं, और इसके साथ ही वो समस्त क्षेत्र। यहाँ पर डिजिटल इंडिया की बात की जाती है। क्या ये डिजिटल इंडिया का वार्ड है? क्या आपको लगता है कि डिजिटल इंडिया इस तरह बनेगा? मतलब जो गांव के जो क्षेत्र है वो भी आप डेवलप हो चुके हैं, ट्यूबवेल लग चुके हैं, कहीं पर टंकियां लग चुकी हैं पानी की, कहीं सड़कों की हालत ऐसी है जैसे हाईवे की। लेकिन यहाँ पर आप देखिए रोड नंबर 2 के पोस्ट कॉलोनी के बीच में, और उसके बाद यहाँ से लगातार आवागमन, रोज हजारों की संख्या में लोग यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन यहाँ से कोई नेता नहीं गुजरता, इसलिए उनको शायद इस वार्ड का भी पता नहीं है। भगवान सैनी, ATL न्यूज, अलवर। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। निकाय चुनाव की गरमाई गतिविधियों के बीच भाजपा प्रभारी ने बनाई रणनीति, वहीं निर्वाचन विभाग ने भी कसी कमर। धारदार हथियार से हमला कर दंपति को किया घायल, थानागाजी क्षेत्र में हुई वारदात। वहीं कोटकासी में आपसी विवाद में युवक को चाकुओं से गोदा। ट्रेन के आगे कूदकर विवाहिता ने दी जान, जटियाना गांव के पास मिली लाश। और कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा, जैन अल्फा से डरकर सरकारी स्कूलों में रोका बाहरी प्रवेश। प्रदेश सरकार पर खामियों की पोल खुलने से आशंकित होकर पाबंदी के लगाए आरोप। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।